Hello learners, welcome you all on CUET channel of Utkarsh classes. This is your mentor Rahul Parmar for the subject economics and मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं इस CUET के एंट्रेंस की जर्नी में आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो CUET 2022 जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर आपका सपना है पढ़ने का तो उसके लिए आपको CUET 2022 जो टेस्ट है बेसिकली वो देना पड़ेगा। ओके, आप बीए करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं, उन काफी सारे कोर्सेज के अंदर जो इकोनॉमिक्स है ओके वो डोमेन सब्जेक्ट की तरह आपसे उसका क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इस इकोनॉमिक्स का कोर्स क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग इस इकोनॉमिक्स के कोर्स को पूरा करेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है ओके और इस CUET चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। तो मेन फोकस रहेगा अपना आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स कह लो। फॉर द आर्ट्स स्टूडेंट इट इज बेसिकली इकोनॉमिक्स, या फिर कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, बीबीए वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सर दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, सेम कोर्स है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो आपने 11th और 12th क्लासेस में पढ़ा है उसी बेस पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन कोर्स क्या दिया है सर, ओके एनटीए ने क्या कोर्स प्रोवाइड करवाया है, आज हम लोग उस पूरे कोर्स को जानेंगे, पूरे सिलेबस को जानेंगे, व्हाट वी हैव टू स्टडी ओके टू क्रैक दिस CUET 2022। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है क्योंकि बहुत धुआंधार तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन सर अगर हमें रास्ता क्लियर होगा तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम वो रास्ता ढूंढने वाले हैं ओके कि हमें इस CUET एग्जाम में अपनी जो डिजायर्ड कॉलेज है उस तक पहुंचने के लिए इकोनॉमिक्स के लिए हमें कौन सा रास्ता लेना है। चलिए सर, तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधा मूव ऑन करते हैं सर अपने मेन सिलेबस की ओर। सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स कहें या बिजनेस इकोनॉमिक्स कहें, यहां पे जो आपका कोड है दैट विल बी 309। अब जो आपका इकोनॉमिक्स है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोर इकोनॉमिक्स अगर हम लोग बात करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो एंड मैक्रो दो बेसिक्स इकोनॉमिक्स है। ओके, लेकिन सर यहां पे आपको सर एक और सेक्शन भी पढ़ना है जो आप लोग अभी सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स क्लास 12th में पढ़ते हैं और जितने भी स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी पैटर्न अडॉप्ट कर रखा है दे आर स्टडिंग इट इन क्लास 11th। ओके, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ओवरऑल हमको ये 3 सेक्शंस जो हैं यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सेक्शन ए जो है या मैं पार्ट ए की बात करूं ओके, सो पार्ट ए इज बेसिकली कंटेनिंग ओके इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर छोटे छोटे जो हैं ये आपसे पूछे जा रहे हैं सेक्शन ए में। ओके, सेक्शन बी की बात करें तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेशनल इनकम हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, ओके बीओपी फॉरेन एक्सचेंज हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, बट उसमें भी क्या क्या पढ़ना है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। एंड इन पार्ट सी बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अभी आप लोग क्लास 12th में सीबीएसई के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो एनसीईआरटी जिन जिन बोर्ड्स ने अडॉप्ट कर रखा है, सपोज राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ओके जो कि क्लास 11th में बच्चों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा इस CUET में, राइट है क्या? अब भैया क्वेश्चंस कितने आएंगे सर हमारे पेपर में जो डोमेन सब्जेक्ट होगा? सो बेसिकली देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें इंटरनल चॉइस रहने वाली है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओके ओनली एंड ओनली 40 क्वेश्चन। तो अगर आप CUET का थोड़ा सा गाइडलाइंस वगैरह पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि CUET में क्लियरली एनटीए कह रहा है कि भाई क्योंकि कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने डिफरेंट जो है टॉपिक्स कुछ एलिमिनेट किए हैं ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, ओके ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन, तो इसलिए आपको यहां पे जो CUET एग्जाम है इसमें 50 में से 40 क्वेश्चन, इनसे 10 क्वेश्चंस के अंदर आपको बेसिकली चॉइस मिल जाएगी। तो 50 में से 40 क्वेश्चन जो है ओवरऑल आप लोगों को करने होंगे। तो अगर कोई चीज आपने नहीं पढ़ी हो 12th में तो कोई टेंशन नहीं है, वो क्वेश्चन छोड़ के आप दूसरा पढ़ सकते हैं। बाकी सर हम आपको पूरी प्रिपरेशन जो है वो करवाने वाले हैं अपने CUET चैनल पे, राइट? चलिए सर, तो नेक्स्ट बात करते हैं सर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें ओके, इंट्रोडक्टरी अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहली यूनिट जो है दैट इज ओके इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है सर? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कि भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बता दो हमको, इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन बता देंगे हम ओके और सेंट्रल प्रॉब्लम्स
व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस के बारे में बेसिकली डिस्कशन करेंगे, एंड कैसे अराइज होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। बहुत छोटी सी यूनिट है, ओके सो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करें, सो नेक्स्ट यूनिट इज व्हाट, नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 2, ओके, एंड इन दिस we are going to discuss about the consumer behavior and demand, how a consumer will be behaving, और वो किस किस तरीके से अपनी बेसिकली डिमांड करेगा मार्केट के अंदर, ओके। सो जितने भी हमारे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके, उन लोगों ने इस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड को, यानी पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, उसको क्लास 11th में पढ़ा है। और जो एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, एनसीईआरटी बोर्ड वाले बच्चे हैं, ठीक है, जहां जहां पे एनसीईआरटी अडॉप्टेड है वहां वो लोग इसको 12th में पढ़ रहे हैं। तो आपको सर करना क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, meaning and attainment of equilibrium, how a consumer will be attaining equilibrium, okay, through utility approach ही पूछा है, indifference curve approach नहीं पूछा है। 1 and 2 commodity case, दोनों केसेस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें सर, सो डिमांड की, ओके, किसकी, डिमांड की। सो डिमांड में क्या है सर, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, ओके, बड़ा अच्छा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऑलराइट, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व क्या होता है, ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ऑल दीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस, ओके। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर क्या आ गया सर, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीनों मेथड है, ओके, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। सो ऑल 3 मेथड्स विल बी, ओके, all 3 methods will be asked, okay। तो तीनों क्वेश्चन से या तीनों बेसिकली मेथड से आपके क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, क्लियर। सो छोटा सा हो गया, विद दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो जाता है, प्रोड्यूसर बिहेवियर नहीं है, मार्केट नहीं है, ओके। सो यू हैव ओनली फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड देन आफ्टर सर कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसी भी कोई चीज यहां पे नहीं है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दैट्स इनफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट है ऑलमोस्ट, ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको दे दिया गया है। तो यूनिट नंबर 3, ओके, यूनिट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू दिस एनटीए इकोनॉमिक्स सिलेबस, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ऑलराइट, क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। अब नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, ओके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बेसिक प्राइसेस एंड फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, ओके, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस के ऊपर क्या होते हैं, दैट ऑल वी विल डिस्कस। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग हो जाएगा सर सबसे पहले तो, है ना। देन आफ्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ओके, एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, दोनों के दोनों भैया पूछेंगे। तो बड़े शानदार तरीके से हम लोग इनको एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर कवर करते हुए क्या करेंगे सर, पूरा के पूरा कोर्स करिकुलम अपन कवर करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम तीनों मेथड से, ऑलराइट, वैल्यू एडेड मेथड पूछ लेगा, इनकम मेथड पूछ लेगा और एक्सपेंडिचर मेथड पूछ लेगा। तीनों मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की बेसिकली जो लर्निंग है वो भी करने वाले, राइट। सो नेशनल इनकम में इतना, और आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, ओके, यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 क्या हो गया सर आपके, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कई सारे बच्चों को लगता है सर बड़ी डिफिकल्ट सी यूनिट है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, बहुत मस्त तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ओके, और शानदार से नंबर जो है वो भी लेके आएंगे हम लोग। सीयूटी का स्कोर कार्ड बहुत शानदार करने वाले हैं हम लोग अपना। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, ओके, एंड देयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, ओके, इनटू इकोनॉमी बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में, राइट। नेक्स्ट बात करें सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज विल बी रेज्ड फ्रॉम हियर, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। देन मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, जो लोग अपनी इच्छा के बिना अनएम्प्लॉयड हैं, ओके, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन क्या है, इसके बारे में भी क्या करेंगे सर, बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, 2 सेक्टर इकोनॉमी, कौन सा इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, 2 सेक्टर मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है, ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द वर्किंग हियर, ओके, वी आर सिंपली ओके बी सॉल्विंग सर्टेन एमसीक्यूज ओवर देयर, उसी से कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ओके, क्या होती है सर एक्सेस डिमांड, क्या होती है डेफिशिएंट डिमांड एंड व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस ऑफ दैट, ओके। नेक्स्ट इज मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, किस तरीके से आप लोग एक्सेस डिमांड को और बेसिकली डेफिशिएंट डिमांड को क्या करोगे सर, करेक्ट करोगे। सो दैट ऑल्सो वी विल सी, ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सो ये 2 बेसिक मेजर्स हैं, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को चेंज करेंगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को चेंज करेंगे, एंड वी विल बी कंट्रोलिंग द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जाएगी यहाँ पे, ऑलराइट।
नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बेसिकली यूनिट नंबर 5, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। बहुत प्यारा था चैप्टर है, ओके बहुत प्यारा था चैप्टर है। जितने भी मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, ओके उन्होंने सबने इस चैप्टर को 12th क्लास में पढ़ा है, ओके और अभी एग्जाम्स भी देने वाले हो आप लोग। तो मनी एंड बैंकिंग में छोटी छोटी दो चीजें हैं, ओके कि भैया मनी क्या है, उसका मीनिंग बता दो, इवोल्यूशन बता दो, फंक्शन बता दो, राइट। इससे पहले क्या सिस्टम था, बार्टर सिस्टम वगैरह, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। देन बैंकिंग में आके दो सेगमेंट में चैप्टर डिवाइड हो जाता है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन एंड कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन, इतना सा ही चीज है सर। बहुत इजीली हम लोग इस टॉपिक को भी क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है दैट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बेसिकली यूनिट नंबर 6th, ओके। तो यूनिट नंबर 6th इज व्हाट, यूनिट नंबर 6th इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ओके। क्या होता है भैया गवर्नमेंट बजट, क्या होता है सर गवर्नमेंट बजट, ऑलराइट। किस तरीके से बनता है, क्या कंपोनेंट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एंटायर थिंग वी विल सी, ओके। सो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या हो गया सर, कंपोनेंट्स क्या हो गए सर इसके, ऑलराइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए सर गवर्नमेंट बजट के, क्लियर है क्या। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैसे एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ओके एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लांट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लांट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो सारे तरीके के एक्सपेंडिचर्स भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सर बैलेंस बजट हो गया, ओके सरप्लस बजट हो गया एंड डेफिसिट बजट हो गया। तो कब होता है बजट बैलेंस, कब होता है सरप्लस बजट, कब होता है डेफिसिट बजट, ओके। मीनिंग एंड इंप्लीकेशन वी विल सी। नेक्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होती है, ओके। सो जब बजट डेफिसिट में बनेगा तो तीन तरह की डेफिसिट आ सकती है, ओके रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट, ओके। इनके मीनिंग क्या है, इनके इंप्लीकेशंस क्या है एंड मेजर्स टू कंटेन देम और बेसिकली टू रिस्ट्रिक्ट देम, या फिर यूं समझ लीजिए सर टू स्टॉप देम। किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ओके किस तरीके से उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, राइट। सो इतना रहने वाला है सर गवर्नमेंट बजट में, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है और शानदार सा बेसिकली हम लोग क्या कर लेंगे सर, पढ़ भी लेंगे इसको। नेक्स्ट इज व्हाट, यूनिट नंबर 7th, ओके। यूनिट नंबर 7 कौन सा है भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आपको एनसीईआरटी वाली बुक में मिल जाएगा। तो बीओपी के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब एक कंट्री के फॉरेन कंट्रीज से इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं पे फॉरेन एक्सचेंज का मूवमेंट होता है उन दो कंट्रीज के बीच में, ओके। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर्स होते हैं, है ना, कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होता है। सो बेसिकली इन चीजों को रिकॉर्ड करने वाला एक स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो क्या है सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इस बीओपी का क्या मीनिंग होगा, तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे सर बीओपी का मीनिंग, ओके एंड कंपोनेंट्स, राइट। एंड देन आफ्टर अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ये कुछ करंट का टॉपिक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट सर इसी ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक और पार्ट आ जाता है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि जब फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके। वो फॉरेन एक्सचेंज की रेट कैसे डिसाइड होती है, मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, ओके एंड डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। यानी सर फ्री मार्केट सप्लाई की फ्री मार्केट फोर्सेज वाला जो डिटर्मिनेशन है, ओके मार्केट रेट ऑफ या मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिकली एक्सचेंज रेट, वो हम लोग क्या करेंगे सर इसके अंदर सीखेंगे किस तरीके से क्या क्या होता है अप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक, राइट। सो इतना छोटा सा पार्ट है ये भी, इसमें भी हम लोग कर लेंगे, दो पोर्शन के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो क्या है सर, नेक्स्ट इज बेसिकली योर सेक्शन सी, ओके। सेक्शन सी कौन सा हो गया सर, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। अब भैया भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, किस तरीके से शुरू हुई, कब से हम लोगों ने बेसिकली अपना डेवलपमेंटल पाथ शुरू किया, 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंट। देन आफ्टर हम लोगों ने क्या क्या चीजें करी, ओके। देन आफ्टर क्या क्या क्राइसिस फेस करी हमने, बिफोर 1947 कैसे थे हम लोग, आफ्टर 1947 हम कैसे थे, 1991 में इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लेके आए गए, एलपीजी पॉलिसीज लेके आई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ओके जिसको आप लोग बोलते हैं सर उदारीकरण, वैश्वीकरण एटसेट्रा, ओके। सो इस पॉलिसीज के क्या क्या इफेक्ट पड़े, दैट ऑल वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। तो भैया सबसे जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 8, ओके ये क्या कहता है सर आपको, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस। क्या, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस 1947 से 90, आजाद होने के बाद में हमारे क्या एक्सपीरियंस रहे, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 से कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली इंडिया में लाए गए हैं, ठीक है।
सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की शाम को इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 है आपका आईईडी का, है ना। ये चैप्टर नंबर क्या है सर, 1 है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो ये इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 आपको चैप्टर नंबर 2 देखने को मिलेगा एनसीईआरटी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक में। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्री आईपीआर 1956, एसएसआई, रोल, इंपॉर्टेंस एंड फॉरेन ट्रेड। तो ये पूरा आपका क्या है सर, बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है। ये पूरा के पूरा क्या है सर, आपका चैप्टर नंबर 2 है, आईपीआर 1956, एसएसआई एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करें सर, सो करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, है ना। करंट चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी कौन कौन से फेस कर रही है, ओके। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सर, पॉवर्टी आपको पढ़ना है, तो ये पॉवर्टी सर चैप्टर नंबर 4 है कुछ, ओके। फिर भैया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर नंबर 5 है, क्या है सर, चैप्टर नंबर 5 है। रूरल डेवलपमेंट सर चैप्टर नंबर 6 है। जो टॉपिक दिए हैं वही पढ़ने हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन क्या क्या है, क्रिटिकल असेसमेंट हम लोग पढ़ लेंगे भाई, ठीक है। चलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, हाउ मेनी पीपल बिकेम रिसोर्स, ओके। तो भैया हाउ मेनी पीपल बिकेम रिसोर्स, किस तरीके से लोग जो है वो रिसोर्स बनते हैं। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। ये तमाम चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज, रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या मेन की इश्यूज हैं, ओके। तो की इश्यूज क्या क्या है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, किस तरीके से रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जाए, जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी मार्केटिंग कैसे हो, ओके। दे आर द मेन की इश्यूज। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द मार्केटिंग, ओके। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे, किस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर एरियाज का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, हाउ वी कैन बेसिकली मूव द पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज टू सम अदर एक्टिविटीज एज वेल, ताकि सर रूरल एरियाज पे ओवर डिपेंडेंसी ना हो एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ये तमाम चीजें हम लोग क्या करेंगे सर, पढ़ने वाले हैं कि भैया गाँव का कैसे विकास होगा, ओके। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, गरीबी क्या है, किस तरीके से हम लोग इसके बारे में सर डिस्कशन करते हैं, कितने टाइप की होती है, ऑल वी विल डिस्कस हियर, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है। बात कर रहा हूं सर चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली, राइट क्या। तो चैप्टर नंबर 7 क्या, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। तो भैया क्या क्या ग्रोथ हुई, क्या चेंजेस हुए सर वर्कफोर्स में, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बहुत सारी चीजें दे रखी है, बट हमको अल्टीमेटली एनसीईआरटी को बेस बना के ही पढ़ना है, ओके। हम एक भी चीज एनसीईआरटी में से छोड़ेंगे नहीं, ओके। एंड टॉपिक टू टॉपिक, ओके, जो भी आपका एनसीईआरटी का कंटेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको बते रहो एमसीक्यूज से हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली पूरी की पूरी लर्निंग जो है कराने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर कौन सा, चैप्टर नंबर 8 इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी एंड बेसिकली सर एक और चीज दे रखी है इसके अंदर, हेल्थ, ओके। सो मीनिंग एंड टाइप्स, 2 टाइप्स के सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। केस स्टडीज के बारे में कुछ दे रखा है सर, केस स्टडीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दे रखी है। नेक्स्ट इज हेल्थ, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, अ क्रिटिकल असेसमेंट हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9 है आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। सो मीनिंग इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग करते आए हैं उसका रिसोर्सेज के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ओके, क्लियर है क्या। एंड एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या हमको करना चाहिए। बेसिकली जो आइडिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला आइडिया होना चाहिए, कि वॉट एवर रिसोर्सेज वी आर बेसिकली यूजिंग, नो डाउट सर दे आर डिप्लेटिंग, ओके। और एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इस तरह का हो कि एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचे या ना पहुंचे, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट इंक्लूडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ओके। सो दैट ऑल्सो वी विल कवर अप इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये कवर करना है हमको, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पूरी बुक दे दी भाई आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जो मेरे प्यारे प्यारे जो यूपी एमपी बिहार, ओके, राजस्थान बोर्ड वाले बच्चे अपनी 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे, और सीबीएसई वाले बच्चे करंटली किस में पढ़ रहे होंगे, अपनी 12th क्लास में, उनका एग्जाम है अभी ड्यू, ओके। सो वो अपना एग्जाम देंगे। तो यूनिट नंबर 10 तो एनटीए ने बड़ी अच्छी बात कर दी सर, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ओके। एवरीथिंग विच यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th एंड जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है उसी को आपको क्या करना है सर, बेसिकली टेस्ट के तरीके से देना है। डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, किसके साथ में, अपने 2 पड़ोसी देशों के साथ में, नेबर्स के साथ में, दैट इज इंडिया, बेसिकली चाइना एंड पाकिस्तान, ओके। सो कंपैरिजन विद नेबर्स, कौन नेबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना।
तो चाइना में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, पाकिस्तान में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, आज चाइना और पाकिस्तान की हालत क्या है, डेवलपमेंटल बेसिकली स्ट्रैटेजीज उनकी क्या रही, हमारी क्या रही, कंपैरिजन करेंगे हम लोग सर उसको डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर, ओके, एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर भी, ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजन भी करने वाले हैं। इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, population, sectoral development and other human developmental indicators, so that all we are going to compare। इतनी सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो भैया मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितनी चीज हो गई, 2 हो गई। बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट द पीपीसी, ओके, पीपीसी नहीं आ रहा उसमें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं आ रहा है, ओके, जिसको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है बेसिकली, ओके, वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा क्या इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और किसी भी देश की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, किसी भी देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली क्या होती है, ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, किस किस चीजों के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करता है। नेक्स्ट सर उसके अंदर आपको पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार जिसको हम लोग बोलते हैं, और डिमांड यानी सर मांग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस नहीं पढ़ना, ओके, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो नहीं पढ़ेंगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, उपयोगिता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, एंड डिमांड पढ़ेंगे, मांग और इलास्टिसिटी, मांग की लोच, दैट कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ओके। प्रोडक्शन नहीं है और मार्केट फॉर्म्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इतनी सी चीजें हैं भैया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, तो इसी वीडियो के साथ मैं आज की क्लास को भैया इस वीडियो को करूंगा खत्म, क्लियर, विद थैंक यू, और मिलते हैं आप लोगों से बिल्कुल लाइव क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।